नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का। देखिए, अब ये मुद्दा यानी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है, अब ये मुद्दा सिर्फ एक युद्ध का नहीं बचा। अब सवाल उठने लगे हैं जंग, कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के। जी हाँ, क्या पश्चिम एशिया में चल रही यह जंग अब और लंबी होने वाली है? क्या युद्ध विराम की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं? और क्या दुनिया अब एक ऐसे संघर्ष को देखने जा रही है जिसका असर हर देश की जेब पर पड़ेगा? जी हां, क्योंकि सीज फायर से ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया है। अब मध्यस्थता की कोई बात नहीं होगी, यह कह दिया गया है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर से स्पष्ट इनकार कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्तें अमेरिका के लिए स्वीकार करने लायक नहीं है। और ट्रंप ने यह भी साफ कह दिया है और कर दिया है कि अगर कोई युद्ध विराम होगा तो उसकी सबसे बड़ी शर्त होगी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छोड़ दे। यानी साफ है कि अमेरिका इस युद्ध को सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की लड़ाई के तौर पर भी लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इतनी बड़ी शर्त मानेगा? क्योंकि ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इधर जंग तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी, आज 16वां दिन है। इसका असर अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं बचा है, ये बात भी सब जानते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बढ़ने के बाद दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है, ये बात भी लोग जानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब दुनिया के कई देशों से अपील भी की है कि जिन देशों का तेल व्यापार इस रास्ते से गुजरता है, उन्हें इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद उठानी चाहिए। यानी आने वाले दिनों में कई देशों के युद्धपोत भी इस क्षेत्र में दिखाई दे सकते हैं क्या? और अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रूप ले सकता है क्या? इधर तेल की कीमतों में तेज उछाल पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे चुका है। विशेषज्ञों से पूछा जाए तो वो बताते हैं, वो चेतावनी देते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया 2, 3, 4 महीने या 6 महीने तक, तो दुनिया को नई आर्थिक मंदी का खतरा झेलना पड़ सकता है। अब आते हैं जवाब तो चाहिए कि उन सवालों पर जिन्हें आज हम चर्चा का आधार बनाएंगे। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो हम उठाने जा रहे हैं। पहला सवाल है, क्या युद्ध विराम की उम्मीद अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है? क्योंकि परमाणु जो हथियार हैं उससे संबंधित चीजों को समाप्त करने के लिए उसने कंडीशन रख दी है, जिसको लेकर साफ इनकार ईरान हमेशा से करता रहा है। दूसरा सवाल, अमेरिका की ये रणनीति ईरान को झुकाने के लिए है क्या सिर्फ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल है कि क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ेगा? इतनी 16 दिनों की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान अगर अड़ा हुआ है, क्या इन परिस्थितियों में अब जब ये ऑफर दिया जा रहा है, क्या ईरान मानेगा? दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या एक बड़े संकट की ओर बढ़ चुकी है इन 16 दिनों में? क्या इशारा मिल रहा है? ये भी समझेंगे, आज इन सवालों को आधार बनाएंगे। देखिए, आज की बहस सिर्फ युद्ध का एक विषय नहीं है, हमने पहले ही बताया। आज की बहस है सुरक्षा, कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के चिंता की, भविष्य की। क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं और उनके जवाब दुनिया को चाहिए, इसीलिए हमने आज ये चर्चा शुरू की है। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जिनको आज हम उठाने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महाटकराव, महायुद्ध से संबंधित इन तमाम चीज़ों को समेटते हुए आज हम बात करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से हम पूरा टाइमलाइन आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्या स्टेटमेंट्स आए हैं बाकी देशों के और क्या शर्त रखी गई है ट्रंप के द्वारा। ये तमाम बातें हैं क्योंकि समझौते की बात जब सामने आई, से संबंधित जब सवाल ट्रंप से पूछा गया तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई ट्रंप के द्वारा कि हो ही नहीं सकता सीज फायर, क्योंकि उनको अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना पड़ेगा। और ये बहुत स्पष्ट रूप से ईरान कहता आया कि हम इस पर बात भी नहीं करेंगे, परमाणु कार्यक्रम छोड़ो तब युद्ध विराम होगा। लेकिन क्या ईरान दबेगा इस दबाव में? जो रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप नेतन्याहू कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा नहीं है तो ईरान कब तक टिक पाएगा अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने? ये अपने आप में कुछ बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटम के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ये ट्रंप का अल्टीमेटम है
लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आने लगी हैं, जिसकी आज हम बात करेंगे। ये खाग आइलैंड की जहां पर अटैक हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, उससे संबंधित ये ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम चीज़ें आप ताकि समझ पाएं कि किस प्रकार से अटैक यूएस ने जब किए, क्योंकि 80 से 90% क्रूड ऑयल ईरान का यहीं से आता है और यहाँ पर हमला मतलब कमर से तोड़ दी है ईरान की यूएस ने विशेष तौर पर, क्योंकि ऑयल लॉजिस्टिक कैपेसिटी रोजाना लगभग 70 लाख बैरल है यहाँ की और टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 3 करोड़ बैरल है। यहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, ये आप जानते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ही ये खाग आइलैंड मौजूद है। तो यहाँ पर हमला ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मजबूर करती है ईरान को झुकने के लिए, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है चीज़ों को समझना, क्योंकि लगातार यूएस वॉरशिप भेज रहा है और तमाम चीज़ें हम खबरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लेकिन बता आपको ये दें कि मिडिल ईस्ट में 16 दिन हो गए इस संघर्ष को और यूएस लगातार अटैक कर रहा है, इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ईरान जितनी मिसाइलें जिसके लिए जाना जाता है ईरान, वो लगातार दाग रहा है। खामनेई की हत्या के बाद भी झुका नहीं ईरान और लगातार लड़ता रहा। ये हम मैप के माध्यम से 3D के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आपको तमाम चीज़ें समझा पाएं। ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये जिसको हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं, वो देखिए किस प्रकार के संकरा ये रास्ता। यहाँ से दुनिया के तमाम बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। हमारे भी कई शिवालिक से लेकर पुष्पक तक हमारे भी कई विमान जहाज जो हैं वो यहाँ से गुजरे और सही सलामत वो पहुंचे। लेकिन अब ट्रंप का ये कहना कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से जिन देशों के जो जहाज गुजरेंगे वो अपनी जिम्मेदारी खुद लें, मतलब खुद की सुरक्षा वो खुद करें। मतलब वो चाहते हैं कि बाकी देश इन्वॉल्व हों। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध बढ़ सकता है। अब कई देशों के अगर जो यहाँ पर अगर वॉरशिप और तमाम चीज़ें पहुँचने लग जाएंगी, फिर तो स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी आज, क्योंकि ट्रंप ने वो इशारा किया है। अब क्या कहना ट्रंप चाह रहे थे, ये तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। बात करने जा रहे हैं इस विषय की, सीज फायर की संभावनाओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कर्नल टीपीएस त्यागी सर, बहुत स्वागत है सर आपका। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, राजनीति विश्लेषक हैं और विदेश मामलों के जानकार। संजीव श्रीवास्तव जी भी स्क्रीन पर दिख गए हैं और कुछ ही पलों में विजय दुबे जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए टीपीएस त्यागी जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि बतौर एक रक्षा विशेषज्ञ आप बता पाएंगे ट्रंप चाहते क्या हैं। सीज फायर को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसकी संभावना समाप्त हो चुकी, क्योंकि उनको अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना पड़ेगा। इस समझौते पर अगर वो आते हैं तो फिर सीज फायर या युद्ध विराम जैसी चीज़ें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। और ये कहना ट्रंप का कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस भी देश के जहाज गुजर रहे हैं उनको अपने जहाज़ों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी, इसका क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हैं ट्रंप? इसका मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की जिम्मेदारी केवल अमेरिका की नहीं है, और देशों की भी है। और यही कारण है कि उन्होंने जापान से, साउथ कोरिया से और दूसरे देशों से इंक्लूडिंग चाइना कहा है कि आप भी अपने वारशिप भेजिए ताकि यहाँ से तेल की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके। जो ट्रंप ने ये कहा कि अभी सीज फायर नहीं होगा, कारण ये है कि ना तो अभी तक परमाणु प्रोग्राम खत्म हुआ है ईरान का, ना ही उसकी मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक रेस्ट्रिक्ट की गई है, ना ही उसने प्रॉक्सी को समर्थन देना छोड़ा है। लिहाजा अभी तो एक भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जो पूरी तरह से पूरा हो गया हो अमेरिका का। लेकिन खास बात अब इस समय ये है कि अमेरिका ने जो लेटेस्ट अटैक किया है खार्ग आइलैंड के ऊपर, इसकी अहमियत को समझिए। खार्ग आइलैंड वो आइलैंड है जो डीप वाटर में है, जहां पे फ्रेश वाटर का पूरी पर्शियन गल्फ में एक ही सोर्स है, और डीप वाटर में होने के बाद वहां पे जेटीज बनी हुई है, यानी कि ज्यादा तेल को ले जाने वाले बड़े जहाज वहां बर्थ हो सकते हैं। ईरान का पूरा कोस्टल एरिया शैलो वाटर में है, वहां बड़े जहाज खड़े नहीं हो सकते, बर्थ नहीं हो सकते। लिहाजा ईरान अपने तेल को पाइपलाइन के जरिए खार्ग आइलैंड पे भेजता है और वहां पे करीब 70 लाख टन
70 लाख बैरल को प्रतिदिन लोड करने की कैपेसिटी है और करीब 3 करोड़ बैरल जो है वहां पे स्टोरेज में है। वहां से वो बड़े बड़े जहाजों में भर के फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भेजता है, तब आगे जाता है। अगर इसको रोक दिया जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? IRGC को, क्योंकि इसका जो पैसा है, जो रेवेन्यू है, वो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को जाता है। जी तो अभी अमेरिका ने हमला सिर्फ उनके ठीक है सैन्य सर, ठिकानों पर किया है और ठीक ये है। कह दीपेश दिया त्यागी है जी कि आप सर प्लीज बने रहिएगा, एक बार ओपनिंग रिमार्क जो हमारे अन्य पैनलिस्ट उनका भी हो जाए, उसके बाद में हम यार विस्तार से बात सेंटेंस तो करेंगे। पूरा होने दिया करो, ये बड़ा समझ में नहीं आता। हाँ सर प्लीज, आप हमें रोक दीजिए, प्लीज हम पूरा कर तैयार लीजिए, हैं। पूरा कर लीजिए लेकिन सर। हाँ तो सर मैं ये तो कहना चाह रहा था हाँ कि सर, अगर ईरान का वो बंद हो जाता है ये हाँ वाला खार्ग आइलैंड, जी तो फिर एज इट इज जो प्रदर्शन हुए तो इसलिए हुए थे ना कि वहां की इकोनॉमी खराब है। जी अगर ये खत्म हो गया, जहां से 90% तेल है वो रुक गया, तो ईरान तो बिल्कुल जमीन के ऊपर आ जाएगा। दैट वाज द इम्पोर्टेंस। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, हम आगे आपसे समझेंगे कि जो कोशिशें हैं यूएस की उसमें वो कितना कामयाब हुआ है। खाग आइलैंड पर अटैक से लेकर तमाम जो तरकीब उधर से खोजी गई है घुटनों पर लाने की ईरान को, उसमें वो कितना कामयाब इन 16 दिनों में हुआ है, वो भी हम आपसे समझेंगे। सर प्लीज़ बने रहिएगा। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी हैं संजीव जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और विजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत स्वागत है विजय जी। हम सभी से अब बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो संजीव सर है, संजीव जी आप इन 16 दिनों को कैसे देख रहे हैं, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि क्या ये वाकई अब मान लिया जाए कि सीज फायर, युद्ध विराम जैसी चीज़ें अब समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ पर अब मामला आर या पार का है, या अभी भी संभावनाएं हैं आने वाले कुछ दिनों में जो दिखेंगी? संजीव जी। ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको अपने अप्रोच में बदलाव करना ही होगा, और जब तक वो बदलाव नहीं करेंगे कोई सीज फायर नहीं होगा, ये बात भी स्पष्ट है। और उनको अपने जो भी प्रीवियसली हेल्ड जो उनकी पोजीशंस हैं 28 फरवरी के पहले, उसके पहले भी उनके ऊपर जाहिर है किसी तरीके का दबाव था। जो टॉक्स चल रही थी, चाहे वो ओमान में चली हो या जिनेवा में चली हो, उनके ऊपर इसी बात का दबाव था कि अपने अप्रोच में वो बदलाव लाएं। और अगर मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि ये जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम का जो अप्रोच है उसमें वो न्यूक्लियर एम्बिशन को तो उनका है ही कि नापकी हथियारों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस नापकी हथियारों के साथ साथ उनका जो इंटेंशन यहूदी सिविलाइजेशन के प्रति है, इजराइल के प्रति है, वो जाहिर है कि बेहद नफरत वाला रहा है। और वो यहूदी पूरी जो सभ्यता है उसको इससे ही एक घृणा का उनके अंदर भाव रहता है। स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, यहूदियों को मिटा ही देना चाहते हैं कि वर्ल्ड मैप से ही मिटा देंगे। ऐसी सोच तो हिटलर की ही थी और हिटलर भी यही चाहता था, और ये इस्लामिक रिजीम भी यही चाहती थी। इसी वजह से जो इस्लामिक रिजीम का जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम है उसको इजराइल अपने लिए अस्तित्व के संकट के तौर पर देखता है। एक 90 लाख की लगभग आबादी वाला राष्ट्र, उसके लिए तो 2 न्यूक्लियर वेपन्स ही काफी हैं, उसमें तो पूरी तरीके से जो है ऑब्लिटरेट हो जाएगा। तो ये इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल इस बात के लिए संकल्पबद्ध रहे हैं कि वो कभी भी किसी कीमत पर इस्लामिक रिजीम को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। और अमेरिका ने ऐसा किया भी। और दूसरी बात, आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो नीति है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती तथा इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े जो आतंकी संगठन है वो भी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, उनको भी उन्हें छोड़ना होगा। तो ये इजराइल के प्रति जो नफरत है, आतंकवाद का जो सपोर्ट है, उसमें उन्हें बदलाव लाना होगा। वो जब तक बदलाव नहीं लाएंगे ये टकराव होगा। और ये देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि अगर ये कहेंगे कि नहीं हम वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम 28 फरवरी के पहले थे, तो फिर ये सीज फायर नहीं होगा, ये बात स्पष्ट है। ठीक, ओके सर, आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। शैलेंद्र सर, आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ये बयान दिया है कि सीज फायर की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, सीज फायर अब नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो शर्त है वो ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो क्या इसका मतलब साफ है कि पश्चिम एशिया में चल रही ये जंग अब बहुत लंबी होने वाली है, और जब तक ईरान के पास हैं गोला बारूद असलाह वो तब तक लड़ेगा? आशीष जी, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ट्रंप की बातों को पूरी दुनिया ही सीरियस नहीं लेती है जी। अब जैसा कि सुबह का उनका बयान कुछ और होता है और शाम का बयान कुछ और होता है, तो इसलिए उनकी बातों की सीरियसनेस समाप्त हो चुकी है।
ऑपरेशन सिंदूर में भी इसी प्रकार के अनाप शनाप उनके बयान थे, और बीच में भी काफी अनाप शनाप के उनके बयान थे। लेकिन इन सारी बातों से हट के अगर मैं खर्ग की बात करूं और ईरान के लिए उसके महत्व की बात करूं, तो ईरान की जो मुख्य जमीन है उसके तट से 24 किलोमीटर दूर पे यह एक खर्ग टापू है, और संयोग बस इसके, और चाहे इसकी सामरिक महत्व या इसका आर्थिक महत्व, इससे आप समझ सकते हैं कि हरमुज जो वे है उसमें इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा है। और दूसरा यह है कि 80 से 90% ईरान का तेल का भंडार वही है जहां से कि सप्लाई वाला जो रेडी माल की बात बिल्कुल करें, सर, हाँ। पूरे ईरान में कहीं से भी अगर कुछ उत्पादन होता है तो उसको रिफाइन करके या बिना रिफाइन करके वहीं आता है, वहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो उस जगह को इन्होंने अभी जो अमेरिका ने उस पर हमला किया है, और वो हमला करके और पूरे वहां की IRGC को बर्बाद कर डाला है। और उसका बयान इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान देने वाली बात है। उसने क्या बोला है अमेरिका ने, कि वहां पर जो तेल के संसाधन है हमने उसको नष्ट नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि तेल की संसाधन पर अमेरिका का नजर है, और वहां उसने IRGC को बर्बाद कर दिया है। और IRGC के लिए वो कितना आर्थिक महत्व रखता था, वहीं से पैसे आते थे, तो IRGC के कमांडरों की सैलरी भी जाती थी या पेमेंट भी जाता था। तो कंप्लीट रूप से आर्थिक रूप से पंगु करने का जो कदम उठाया अमेरिका ने, वो ईरान के लिए बहुत बड़ा घात है। और इस तरीके से ईरान कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अंतिम बात मैं कहूंगा कि ईरान की जो नीति है, या इस्लामिक कंट्री की जो नीति है, नफरत की नीति, कि जो इस्लाम को नहीं मानता हम उसको बर्बाद कर देंगे, वो नीति यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज के लिए नुकसान होता हुआ दिख रहा है, वही ईरान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, ओके सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं विजय जी। विजय जी, ट्रंप का ये कहना है कि ईरान समझौता करना चाहता है, एक तो ये बात। उन्होंने आगे कहा कि उसकी शर्तें अमेरिका के लिए स्वीकार करने लायक नहीं है, और ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई युद्ध विराम होगा तो उसकी सबसे बड़ी शर्त होगी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से छोड़ दें। अब उनके इस बयान में क्या नैरेटिव है, क्या अंदेशा है, वो समझाइए हमारे दर्शकों को। जी सर, देखिए, अमेरिका काफी लंबे समय से ईरान से ये कहता रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को छोड़ दे, और परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने के लिए ईरान लगातार जो है अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। तो ये बेसिकली जो अमेरिका का नैरेटिव है, वो काफी लंबे समय से वही चाहते हैं कि जो ईरान है उसके पास में एटॉमिक क्षमता ना आए। अगर वो एटॉमिक क्षमता आ जाएगी तो एक प्रकार से वो मुस्लिम राष्ट्र के बीच में अपना प्रभुत्व भी कायम करेगा। दूसरी बात है, उनका सरताज भी बन जाएगा। कारण यह है कि अन्य राष्ट्रों को जिस तरीके से अभी खासतौर पे अगर आप कहें कि मध्य एशिया में जिस प्रकार से अरबियन कंट्रीज पे ईरान ने लगातार अपने मिसाइल के हमले किए हैं, इवन अगर ये देखा जाए तो उन्होंने अमेरिकी जितने भी वाटर बेस थे उन सबको बहुत नुकसान पहुंचाया है इस बीच में। और ईरान अपनी जो ये शर्तें हैं, जो देखिए अभी जो सत्ता है वर्तमान में ईरान में है, खुमैनी के शासन से लेकर के खुमैनी के नए खुमैनी के आने तक, ठीक है, अभी भी ईरान ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है। ईरान अपने टारगेट पे एडमेंट है। उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, उसमें वो कोई बदलाव नहीं कर रहा है। अमेरिका भले ही अपनी ओर से दावे कर रहा है, और अमेरिकी दावे तो देखिए होता क्या है कि दोनों ही देशों की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उनमें काफी हद तक एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो साफ दिखता है कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं, और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो चल रहा है, लगातार चल रहा है। अमेरिका बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। अगर उसको जो है अगर उसको सी वाटर खोलना था तो वो अपने सारे जो है उसके वाटर वॉरियर्स थे उनको लगाता वहां पे, उसके जितने भी फ्लीट्स थी वो वहां पे एक्टिव होती पूरी तरह से। और जो सी रूट की प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर अमेरिका युद्ध में है तो वो ये क्यों अपेक्षा करता है कि भाई उसको डिफेंस करने के लिए चाइना भी आ जाए, उसको डिफेंस करने के लिए क्योंकि साहब उनका भी इंटरेस्ट है। तो ये दूसरे देशों को उकसाने वाली बात है। और दूसरी बात यह कि जब अमेरिका ने अपनी ओर से इस बात की घोषणा करी कि साहब हम
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है इस रूट को चालू रखेंगे। तो वो अपनी पूरी क्षमता लगाए ना वहां पे। नहीं, अब कहाँ लगा रहा सर, वो तो कह रहे हैं कि वो जिन देशों के जहाज जा रहे हैं वो देश खुद आए अपनी रक्षा करने के लिए। तब ऐसे में वो चाहते हैं कि कई देश इसमें इन्वॉल्व हों, ये युद्ध 3 देशों तक सीमित ना रहे, ये मामला बढ़े, क्या ये चाहते हैं ट्रंप? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। टीपीएस त्यागी सर, ट्रंप ने सर कुछ दिन पहले ये बयान दिया था जिस पर हमने पहले भी चर्चा की हुई है। वो कह रहे थे कि युद्ध हम जीत चुके हैं, मतलब यूएस ये युद्ध जीत चुका है। और अब उनका ये बयान नया आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है। तो क्या वाकई में ईरान समझौता करना चाहता है? क्या कोई ऑफर दिया गया, इस प्रकार की कोई बातचीत या हवाबाजी हो रही है ट्रंप के द्वारा? नैरेटिव गढ़ने, सेट करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसको जरा समझाइए कि उनका ये कहना कि ईरान समझौता करना चाहता है, तो क्या ये संभव है कि ईरान इन 16 दिनों में जैसा वो लड़ा है वो समझौता करने की तरफ बढ़ेगा या सोचेगा या विचारेगा? टीपीएस त्यागी जी। देखिए, ईरान ने 3 शर्तें रखी थी। पहली बात तो ये कि मेरे लीगल राइट्स को कायम रखा जाए। दूसरी बात ये कि जो नुकसान हुआ है उसे कंपनसेट किया जाए। हाँ। और तीसरी बात ये कि मुझे ये गारंटी दी जाए कि आज के बाद मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। इन शर्तों को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ये शर्तें बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है, लिहाजा मैं इन्हें नहीं मानता। ये समझौते की बात हो गई। ईरान अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ईरान के साथ में रशिया और चाइना है। इसलिए ईरान की इनहेरेंट पावर को अमेरिका ठीक से नहीं समझ पाया। दरअसल में रशिया ने इस युद्ध में ईरान को MIRV टेक्निक दी है। ये वो टेक्निक होती है जिसे कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल डिटररेंट व्हीकल टेक्निक, यानी एक ही मिसाइल से आप बहुत सारे टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचा हो या ना मचा हो, लेकिन ऐसा साइकोलॉजिकली दिखाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि उसके पास रशिया की क्लो क्लास की सबमरीन है और जो पानी के नीचे से एंटी शिप क्रूज मिसाइल दाग सकती हैं। उसने खुद अपनी ऐसी मिनी सबमरीन बनाई है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इंजन है और जिनमें आवाज नहीं होती, लिहाजा वो अगर 4-5 एक जगह पहुंच जाए तो वो दुश्मन के जहाज को एम्बुश कर सकती हैं। ये पावर्स अब उसने दिखाई है क्योंकि उसने अपने एक ड्रोन से, अंडर वाटर सी ड्रोन से एक जहाज को तबाह किया। 16 जहाज को अब तक तबाह कर चुका है ईरान। ये पावर से है। तो अमेरिका टुक देम लाइटली, नाउ दे विल हैव टू टेक इट मोर सीरियसली। एक बात, चाइना ने अपना एक स्पाई जहाज भेजा था जिसमें 10 बड़े बड़े रडार लगे थे जो 6000 किलोमीटर दूर तक थे। पूरी जानकारी इंटेलिजेंस ईरान को दे रहे थे। अब ईरान उन्हीं जानकारी के आधार पर अमेरिका के वारशिप कहाँ है या मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन बेसिस में कौन सा हथियार किस लोकेशन पे है, यहाँ तक की जानकारी ईरान को दे रहे थे, जिस वजह से वो उन पर अटैक कर पाया। लेकिन ईरान इज ऑन सेल्फ डिस्ट्रक्शन पाथ। उसने अमेरिका, ये मिडिल ईस्ट के देशों में जो देश है उनके ऊपर न केवल अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया बल्कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया। नतीजा ये हुआ कि पहले तो वो उसे एब्जॉर्ब करते रहे, इवेंचुअली अब बहरीन ने आके रिटेलिएट किया और फिर जब अश्वमेध के घोड़े का कोई लगाम पकड़ लेता है तो फिर और लोग मदद करने आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की और कंट्रीज भी ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगी, जिस तरह से ईरान के अटैक हो रहे हैं। और तो और अब ये तेल पानी के युद्ध में बदल जाएगा क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट खास तौर पे कतर और बहरीन में उन्होंने तबाह किए हैं। डिसैलिनेशन प्लांट 90% जो लोग हैं बहरीन के और कतर के, वो पानी उसकी वजह से पीते हैं और एक दफा ये नष्ट हो जाए तो इसे दोबारा बनाना बहुत समय लगता है। इसमें टेक्निकलिटीज इतने इन्वॉल्व है, यानी कि आने वाली सिचुएशन में मिडिल ईस्ट की कंट्री हो सकता है कि वो ईरान के खिलाफ हो जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि ईरान कहने के लिए ये बता रहा है कि साहब देखो, अमेरिका तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाया, आप अमेरिका के बेसिस को यहाँ से बाहर भगाइए और हमारे साथ रहिए। आने वाले समय में क्या होता है ये वक्त बताएगा। बिल्कुल सर, प्लीज आप बने रहेगा। संजीव सर भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लगातार चर्चा हो रही है फ्रॉम द डे वन, जब से ये अटैक की खबरें आई हैं तब से लेकर अब तक। तनाव बढ़ने के बाद क्या ये माना जाए कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई वाकई में बड़े पैमाने पर इस पर खतरा मंडरा रहा है या खतरे में है पूरे वैश्विक इकोनॉमी? एक चीज़, क्योंकि ट्रंप ने अब दुनिया के कई देशों से अपील की है, अब इसको अपील कहें या बुलाया है सभी को, आओ भाई सब मिलकर युद्ध करते हैं, क्योंकि
उन्होंने कहा है कि जिन देशों का तेल व्यापार इस रास्ते से गुजरता है उन्हें उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारी खुद उनको उठानी होगी। यानी क्या आने वाले दिनों में कई देशों की इन्वॉल्वमेंट, युद्धपोत हम इस क्षेत्र में देख सकते हैं क्या? इसकी कितनी संभावनाएं हैं संजीव जी? देखिए, इसकी संभावनाएं जरूर हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये इसका जो ब्लॉकेड होना वो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चुनौती है। ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय के लिए चुनौती है। जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं जिनका ऑयल का जो एक्सपोर्ट और गैस का एक्सपोर्ट इस रास्ते से होता है, वो सभी उससे प्रभावित हैं। और मैं कहूँगा ईरान स्वयं भी उसको, जाहिर है कि अगर वो उस तरीके का ब्लॉकेड रखेगा तो उसके लिए भी चुनौतीपूर्ण है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक समस्या है, और इस वैश्विक समस्या का जो समाधान है वो राष्ट्रपति ट्रंप विश्व समुदाय के साथ मिलकर के करना चाहते हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि वो विश्व के जो अनेक जो राष्ट्र हैं जिनका की शिपमेंट यहाँ से बड़ी मात्रा में आता है, वो वहां पर अपना कंट्रीब्यूट करें और वो इस पूरे रूट को बाधा रहित बनाने के लिए, उसका ब्लॉकेट समाप्त कराने के लिए अपने शिप इत्यादि भेजें। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि सारे जो विश्व के जो राष्ट्र हैं वो ईरान के युद्ध में शामिल हो जाएं। देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इस युद्ध में कोई बड़ी महाशक्तियां इन्वॉल्व हों। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, जो वेस्ट एशिया के जो अनेक राष्ट्र हैं जिनके के ऊपर जो इस्लामिक रिजीम का लगातार हमला होता रहा है, उनको भी अमेरिका ने यही सलाह दी। संभव है जो मैं एसेस कर पा रहा हूँ कि आप इस तरीके के रिटेलिएशन में ना जाएं, ताकि ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम चाहती है कि इस युद्ध का दायरा बढ़ जाए, ये रीजनल वॉर में बदल जाए और फिर उसका दबाव अमेरिका और इजराइल को फेस करना पड़े, पूरे विश्व को फेस करना पड़े। तो उस स्थितियों में अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि राष्ट्र जाएं। रीजनल कंट्रीज को ही वो जब नहीं चाह रहा है तो इंटरनेशनल पावर्स को तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और दूसरी बात यह है कि इस तरीके की अपील में यदि मान लीजिए चाइना का तो शिप हालांकि वहां से जा रहा है, लेकिन जो बड़े राष्ट्र हैं यदि उन्होंने इस युद्ध में एंगेज अपने आप को करना शुरू किया तो फिर इसका एस्केलेशन होगा और ये फिर विश्व युद्ध में बदल सकता है। इसकी संभावनाओं से फिर इनकार नहीं कर सकते। तो इस अमेरिका की जो अपील है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक सही तरीके के और नॉर्मल तरीके के परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए और ब्लॉकेड को हटाने के संदर्भ में ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उस बात को मैं समझता हूँ। ठीक है सर, ओके। शैलेंद्र जी, इन 16 दिनों में यूएस कितना डैमेज कर पाया ईरान को, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान बता रहा है कि मुझे लग नहीं रही, लेकिन अब बहुत ज्यादा चोट यूएस पहुंचा चुका है ईरान को? कितना डैमेज हुआ है? खाक से लेकर तमाम जगहों पर जिस प्रकार से अटैक हुए हैं, जो आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना था, हमने देखा कि खामनेई की हत्या के बाद से लगातार हमले लगातार जारी हैं और रुकने का नाम यूएस इजराइल मिलकर नहीं ले रहे हैं। तो कितना नुकसान अब तक ईरान को पहुंचा है, और इतने ज़्यादा नुकसान की अगर बात हो भी रही है तो ईरान टिका कैसे इतने दिनों से? आशीष जी, ईरान की ताकत जो है वो वेनेजुएला नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक पुराना सॉवरेन कंट्री है और उसकी अपनी एक ज्योग्राफी है और बड़ा देश है और उसकी एक अपनी सुरक्षा क्षमता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके काम आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ईरान के अमेरिका के साथ इसकी तुलना की जा रही है तो वो कहीं किसी मायने में टिकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के इस लड़ाई में साथ में है। तो आप ये देख पाएंगे कि ईरान की 40 टॉप कमांडरशिप एक बार में मार दी जाती है और लगभग सारे ही, आप कासिम सुलेमानी से लेकर के और आज तक के तमाम, जब आप ईरान के लीडरशिप और मिलिट्री कमांडर्स की डेथ को और काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं से ईरान बिल्कुल खाली हो चुका है। और आपने भी अभी नई समाचार बता दूं आपको कि मुज्तबा खमैनी भी एक पैर काट दिया गया है और ऐसी सूचना आ रही है और उनकी भी हालत ठीक नहीं है, कोमा में है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जिसको नया नेता बनाया गया है उसकी भी हालत ठीक नहीं है। और कल जो हमला किया गया था खर्ग पे और उसको डैमेज कर दिया गया पूरी तरीके से। तो कहने का मतलब कोई भी युद्ध हारने में टाइम लगता है, लेकिन फाइनली अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो ईरान की स्थिति ठीक नहीं है। और हारने का मतलब यही नहीं हो जाता कि उसपे बिल्कुल कब्जा हो जाए, लेकिन स्थिति टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ईरान की स्थिति बहुत खराब है। वहां पे अभी जो उसका ऑयल सप्लाई है
बिल्कुल बंद है, और जो थोड़ा वो परमिट किया है, जैसे भारत को परमिट किया है, चाइना को परमिट किया है, और अमेरिका जैसे कहना चाहता है कि लोग आए इसमें, जिनका रुका हुआ है, किनका रुका हुआ है, जो मेन बड़े दो देश हैं एशिया के, चाइना का और भारत का, उनका तो खुला ही हुआ है, तो उनको कोई मतलब ही नहीं रह गया कि वहां पे वो आए। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के फेवर में भी नहीं होगा कि कोई आकर के वहां पे हमला करे और कोई वहां पे आकर अपनी सुरक्षा का काम करे। ओके सर, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौटेंगे तो विजय सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की क्या कोई खास रणनीति है ईरान को झुकाने की, शायद इसलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहा है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, या ईरान हमको जो है चाहता है कि हम सीज फायर करें, इस प्रकार की चीज़ें। तो क्या ये रणनीति है, और रणनीति अगर है तो इस रणनीति में कितना कामयाब यूएस हो सकता है? युद्ध की नहीं, बात रणनीति की भी हो रही है, सीज फायर की बात भी हुई, लेकिन उस सीज फायर की संभावना है कितनी, आज हम ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और बिना किसी देरी के हम विजय जी की तरफ बढ़ेंगे। विजय जी, अमेरिका की रणनीति क्या ईरान को झुकाने के लिए है? सीधा सवाल ये है कि जब उन्होंने ये कहा ट्रंप ने कि ईरान चाहता है कि वो सीज फायर करे, तो क्या वो माइंड गेम वाली बात आ जाती है, दबाव बनाने की कोशिश, रणनीतिक रूप से झुकाने की कोशिश? क्योंकि शायद यूएस भी जानता है कि जितने जल्दी हो पाए उतने जल्दी समाप्त करे, खत्म करें इस युद्ध को। लंबा खींचा तो यूएस के लिए भी दिक्कतें होंगी आने वाले समय में। जी विजय जी, देखिए, बहुत सारी बातें हैं। अमेरिका तो लगातार इस बात को कहता रहा है कि साहब ईरान से तो हमने युद्ध जीत लिया, लेकिन जो है युद्ध जीता कहां है, हाँ, ये तो केवल दिखाया जा रहा है। तो ये है कि ईरान की जो रणनीति पहले थी अपने कार्यक्रमों के लिए, जो उसकी सोच थी, वो तो उस पर आगे बढ़ रहा है लगातार, चाहे वो मिसाइल के कार्यक्रम हो या अपने एटॉमिक पावर अचीव करने का हो। ये ईरान ने छोड़ा नहीं है, अमेरिका के दबाव में तो लगातार। देखिए, अमेरिका इजराइल ने 1 साल पहले, पिछले साल लगातार हमले किए थे। B-2 बम्बर से उन्होंने कहा था कि साहब हमने तो एटॉमिक जो रिजर्व था इनका, और जिन जगहों पे इन्होंने छुपा के रखा हुआ था, हमने तो उसको नुकसान पहुंचा दिया, वो तो खत्म हो गया। लेकिन क्या ये खत्म हुआ था क्या? नहीं हुआ। इजराइल, देखिए प्रॉब्लम असली क्या है? असली प्रॉब्लम ये है कि जो खतरा है वो इजराइल के लिए है। इजराइल चूंकि एकमात्र ऐसा देश है जो कि अमेरिका के अलाई के रूप में काम करता है इस क्षेत्र में, और जो इजराइल का झगड़ा है ईरान के साथ में और ईरान के प्रॉक्सीज के साथ में जी, वो लगातार बना हुआ है, और एक लंबे समय तक इजराइल इसका काट निकालने की कोशिश करता है और इसकी मार झेलता है। दोनों चीजें होती है उसके साथ। लेकिन एक छोटे से देश में जिसकी कि 90 लाख की जनसंख्या है, वो इस पूरे क्षेत्र को जो है अपने इशारे पे नचाता है। ये भी एक फैक्ट है। ठीक, इजराइल ने लगातार जो है ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए यूएस का सहयोग लिया, और यूएस उसके साथ में लगातार इस चीज को कि किसी प्रकार से भी एटॉमिक पावर न हासिल कर पाए ईरान, वो उस पर चल रहा है। लेकिन जो असली अमेरिका ने अन्य एशियाई देशों में जो काम किया जी, कि वहां की सरकारें बदल ली, वहां पर रिजीम चेंज कर दी, वहां पर उन्होंने दूसरी पार्टी जो थी वहां पॉलिटिकल एजिटेशन क्रिएट हुए, चाहे वो नेपाल की बात करिए, श्रीलंका की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए। इन सारी जगहों पर अमेरिका ने अपने इशारे पे वहां की सरकारों को बदल डाला, वहां के रिजीम चेंज कर लिया, अपने हिसाब से चीजों को ऑपरेट करने में सफल रहा। लेकिन ईरान में ये चीज जो अमेरिका लगातार करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो पाया वहां पे। आज भी जो खोमेनी का शासन है, अभी IRGC एक्टिव है वहां पे, और आज जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन ही चल रही है ईरान में। ईरान में जो सत्ता परिवर्तन अमेरिका चाहता था वो उसको नहीं कर पाया। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की इस बात को के सामने बिल्कुल मुंह फाड़ खड़ा हुआ है कि अमेरिका कहता था हमने तो युद्ध जीत लिया, अब ईरान तो सरेंडर कर देगा। लेकिन ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, ईरान लगातार उसको जवाब दे रहा है। और जो नई धमकी है जिससे कि एक आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, जिसकी अब लगातार हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि किन किन जगहों पे इसका असर पड़ेगा अगर ये हार्मुज स्ट्रेट को बंद करता है। ईरान ने पूरी तरह से ये बात डिक्लेयर कर दी है कि हमारी परमिशन के बगैर आप यहाँ से एक भी स्ट्रिप क्रॉस नहीं कर सकते। हार्मुज डब्रू में हम किसी को भी आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं करने देंगे, और पूरी दुनिया के देशों के लिए करीब 20% का ऑयल उस हार्मुज स्ट्रेट से क्रॉस होता है। अगर ये बंद होता है तो देखिए जो क्षमता
ईरान के पास अभी बरकरार है, उसमें वो अभी इस स्थिति में है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे अभी किसी को क्रॉस नहीं करने देगा। अगर उसने आपके दो शिप्स को क्रॉस करने की परमिशन दी है तो वो इंडिया की डिप्लोमेसी थी, इंडिया का एक रिलेशन था ईरान के साथ में, जो कि उसमें वो काम आया। और उसमें हम कहें कि हमने एक प्रकार से ईरान के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाया, तो हम उसमें सफल रहे। लेकिन अन्य देशों के साथ ये स्थिति अभी नहीं बन रही वहां पे। हाँ, ओके। टीपीएस त्यागी जी, यूएस क्यों कामयाब नहीं हो पाया रिजिम चेंज करने में, एक चीज़ ये बताइए। या सीधे सीधे मैं आपसे 4-5 वजह अगर पूछूं कि क्यों ईरान अब तक टिका हुआ है और क्यों यूएस कामयाब नहीं हो पाया जो वो चाह रहा था अब तक इन 16 दिनों में। यूएस जैसे देश को 16 दिन लग गए और ये हो सकता है और लंबा समय अभी खिंचे, इसके पीछे की 4-5 वजह अगर आप कट टू कट बता पाए सर तो। टीपीएस त्यागी जी, देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि खोमेनी ने मरने से पहले बाकायदा एक मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन बनाई थी। मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन के अंदर ये था कि अगर सेंट्रल लीडरशिप पूरी तरह तबाह भी कर दी जाए, वाइप आउट हो जाए, तो भी जो ईरान के 31 प्रोविंशियल कमांडर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्शन लेते रहेंगे। उसको अधिकृत किया गया था इस काम के लिए और इस डॉक्ट्रिन का नाम था डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो वो 31 प्रोविंशियल कमांडर्स हैं वो अपनी अपनी जगह से हमले कर रहे हैं। और एक IRGC के कमांडर ने ये कहा था, उसको कहते हुए सुना गया था कि हमारे यहाँ 90 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, इन एडिशन टू दोज 5 अंडरग्राउंड मिसाइल एंड ड्रोन सिटीज। और अगर हम एक ठिकाने से अमेरिका को एक हफ्ते के लिए भी एंगेज करते हैं तो हम इस युद्ध में अमेरिका को 1 साल से ज्यादा उलझाकर रख सकते हैं। ये उनकी एक डॉक्ट्रिन थी। और दूसरा पॉइंट, जिस वजह से अमेरिका इतने 16 दिन में भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका रीजन ये है कि उसने अपनी, एक तो उनको MIRV टेक्निक दी रशिया ने, दूसरे ईरान ने खुद अपना एक क्लस्टर बम बनाया। क्लस्टर बम 1-1, 2-2 kg के बहुत सारे बम है और उसे मिसाइल में एज ए वार हेड डाला। और वो जहां जाके गिरता है करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कई सारे बम एक साथ गिरते हैं और वो समय के साथ डिलेड फ्यूज की वजह से डायनामाइट की तरह से ब्लास्ट होते रहते हैं, यानी कि नुकसान लगातार हो रहा है। मिसाइलें उनकी बहुत कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सेंटर्स इतने हैं जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से अभी तक भी वो टिका हुआ है। ये एक कारण। और दूसरा कारण ये कि जो वहां का अभी खोमेनी का जो ये बेटा आया है, मुस्तफा खामेनी, या जिंदा हो या ना हो इसका पता नहीं, पता तो ये लगा है कि उसे रशिया ले गए हैं और रशिया ले जाके उसकी पहुंचते ही सर्जरी की गई है। सिचुएशन आगे क्या होगी मालूम नहीं। लेकिन जो IRGC के कमांडर्स हैं, वो IRGC के कमांडर ऐसे बयान दे रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी आपको मैं एक बड़ी अच्छी खबर दूंगा। क्या अच्छी खबर देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इस किस्म का प्लॉट तैयार किया हो कि वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की हत्या कर दे। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने ये अभी बयान दिया है उन्होंने, मैं आपको बहुत जल्दी अच्छी खबर देने वाला हूँ। खबर विक्ट्री की तो हो नहीं सकती और खबर ये भी नहीं हो सकती कि हमने अमेरिका को हरा दिया। खबर क्या हो सकती है? अच्छी खबर और कोई खास खबर। तो हो सकता है जैसे इन्होंने उनकी टॉप लीडरशिप को 3 बार साफ कर दिया है, हो सकता है कि वो इस प्लान के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है संजीव जी, जो अभी टीपीएस त्यागी जी ने कहा उसमें आप उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये संभव है नेतन्याहू की बात करना? क्या ये संभव है? ये समझना चाहेगा हर कोई दर्शक कि IRGC में इतनी ताकत है कि वो नेतन्याहू को समाप्त कर पाए। और मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था तो एक हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ थे, उनका मैं नाम रिकॉल नहीं कर पाया, उन्होंने कहा कि युद्ध जब शुरू होता है सबसे पहले मौत सच की होती है। तो कितना झूठ अब तक परोसा गया है। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुस्तफा खामनी को लेकर हो रही है, ट्रंप ने कहा है कि ऐसा मैंने सुना है कि वो अब मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है सिर्फ और सिर्फ कि हमको एज है इस युद्ध में, इसके अलावा कुछ नहीं? सच किसी को नहीं पता। संजीव जी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है और युद्ध में जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी लगातार इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि उसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही उसका अंग होता है। तो ये
कोई नया सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है। जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 3 रंग्स ऑफ लीडरशिप हमने समाप्त कर दी है, और उसी तरीके से अब ये कह रहे हैं कि अच्छी खबर देने वाले हैं। अब उनके लिए तो अच्छी खबर वही होगी कि जो कि इजराइल के लिए बुरी खबर होगी। तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट होता है, जिसमें कि प्रोपेगेंडास, लाइज, डिसीट और हर तरीके का डिसेप्शन इत्यादि, धोखा इत्यादि सब इस्तेमाल किया जाता है। तो युद्ध में तो हर एक तरीके के ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन और उसमें जाहिर है कि सच कई बार छुप जाता है, लेकिन देखिए सच की कभी मृत्यु नहीं होती, ये बात स्पष्ट है। और काले बादल छटते हैं और फिर उजाला सच का सामने आता है और फिर स्थिति क्लियर होती है। हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि युद्ध की जो कड़वी सच्चाइयां होती हैं वो कई बार पूरी तरीके से सबके सामने नहीं आ पाती, और यदि ये सच्चाइयां सामने आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन वो एक अलग डिबेट होगी, मैं कभी उस पर बात करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ईरान की इस्लामिक रिजीम भले से ही एडामेंट बिहेवियर दिखा रही हो, लेकिन उसके पास समझौतों की शर्तों को मानने के सिवा ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। और यदि वो इसी तरीके का एडामेंट रुख अख्तियार करेंगे, इजराइल के प्रति नफरत में कोई बदलाव नहीं। एक बात मैं सिर्फ जैसा कि मैं पहले आपकी सोच में इस बात को भी उठाया था, अन्य जगहों पर भी मैं लगातार उठा रहा हूं कि यदि सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन जैसे जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो इजराइल के साथ अपने संबंध रख सकते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करने की तरफ भी बढ़ सकते हैं, तो आखिर ये इस्लामिक रिजीम के अंदर ऐसा क्या है कि यहूदियों के साथ नहीं बात कर सकते? यहूदियों के साथ आप कितनी नफरत क्यों करते हैं? ये क्लैश ऑफ ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अपनी जिद में भी तो ईरान काफी तबाह हुआ है ना सर। और उसकी वजह से तबाह हुआ है। यदि ये जिद छोड़ देगा, अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, यदि ये जिद छोड़ दे तो वो स्थितियां अभी भी बेहतर हो सकती है। आज समय है, विदाउट एनी डाउट। ठीक है सर, ओके, आप सभी ने समय दिया, बहुत आभार आप सभी का सर, थैंक यू सो मच। इतना ही समय था मेरे पास इस चर्चा में, आप सभी शामिल हुए, पुनः आप सभी का बहुत आभार। और जो भी अपडेट्स मिडिल ईस्ट के इस वॉर से संबंधित आएंगे, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचाएगा, इसलिए सुदर्शन न्यूज लगातार देखते रहिए। मुझे आगे दीजिए फिलहाल, जय हिंद।